हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर की हमारी वीडियो नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसके दो एस्पेक्ट हम कंसीडर करेंगे और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों साइड को अफेक्ट करती है? द आंसर इज बोथ यस एंड नो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन की बोथ साइड्स को अफेक्ट करेगी, बट कुछ रेयर सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जब वो एक ही साइड में सेटल हो जाएगी। उसको हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, जब ये सेम साइड पर ही दोनों एस्पेक्ट आते हैं। आमतौर पर दोनों साइड्स यानी एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों साइड को ये अफेक्ट करती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, ठीक है। सबसे पहला है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाएगा। ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए, समझाने के लिए, और इसके बाद जब हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। तब दोबारा जब आप इस वीडियो को देखोगे या थ्योरी पढ़ोगे तो बच्चों वाली चीजें लगेंगी। हाँ, बट फिलहाल अभी नई चीज लग रही है तो शायद थोड़ा लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब मैंने एग्जांपल दिया जैसे क्रेडिट परचेज। अब आपने उधार में कुछ सामान खरीदा तो एसेट बढ़ी, स्टॉक बढ़ा, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। सप्लायर का आ गया ना एंट्री, क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर का मतलब कौन? जिसको कल को पैसा आपको वापस करना। तो एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ी, एक तरफ आपका एसेट बढ़ा। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, आपकी बुक से लिया, बैंक लोन। अब आपने बैंक से लोन लिया तो लायबिलिटी आ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लेकिन पैसा भी तो आया, एसेट बढ़ी। सो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो दोनों फिगर्स बढ़ गई, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गई। लोन अगर 50,000 से लिया तो एसेट भी 50,000 से बढ़ी और लायबिलिटी भी 50,000 से बढ़ी। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले भी मैच थी, अब भी मैच रहेगी। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा भी। 2-3 वीडियो आपको थ्योरी झेलनी पड़ेगी, है ना। मेरा स्टाइल है, पहले मैं थ्योरी स्ट्रॉन्ग करता हूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक एक लाइन करवाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब उसी सप्लायर को जब मैं पे कर दूंगा तो लायबिलिटी कम, लेकिन पैसा दिया है कैश कम, बैंक से किया तो बैंक कम। यानी एक तरफ मेरी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन कैपिटल ये मैंने दिया है, और इंक्रीज इन एसेट it should be increase in capital, increase in asset, ठीक है ना। अब सपोज ऑनर ने, जो बिजनेस का मालिक है, उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी, 5 लाख रुपए वो और ले आया। पहले दिन जो बिजनेस शुरू किया था वो था, जो भी सिचुएशन थी, अब नया 5 लाख और आ गया, तो कैपिटल बढ़ी और इधर बैंक बढ़ गया या कैश बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमारी कैपिटल बढ़ी और एक तरफ हमारी एसेट बढ़ गई। इजी है, बात समझ में आती है। और अगर उसने बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, सब ड्राइंग्स होता है। अगर बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स कर ली, तो एक तरफ कैपिटल घटी लेकिन कैश बाहर चला गया बिजनेस से, तो एक तरफ एसेट घटी। सो ये कैपिटल से रिलेटेड दोनों बता दिए, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। दैट इज सिंपल। अब आते सेम साइड। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शंस एक ही साइड को अफेक्ट करती हैं, दोनों साइड पे जाती ही नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। अब जैसे आपने कैश परचेज की, बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, या कोई भी एसेट परचेज की। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट बढ़ी, लेकिन खरीदने से कैश गया, तो एक एसेट बढ़ी, एक घट गई। स्टॉक खरीदा, कैश परचेजेस, जो बोर्ड पे भी लिखा है, स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ी, लेकिन कैश गया। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली ये दोनों एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करेगी। दैट इज द पॉइंट। नाउ डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी। इसका जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ, मैंने जानबूझ के वही ले लिया। मैं सोच रहा था इसको बदलूं, लेकिन यही एग्जांपल था जो मुझे डिस्कस भी करना था। थोड़ा सा पेशेंटली सुनिएगा इसको। जब हम उधार में किसी से सामान खरीदते हैं, when we purchase goods on credit, the other person is called supplier, the other person is called creditor. Now we are liable to pay him money.
इट इज ए लायबिलिटी। बोलो सर मालूम है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। सम टाइम वो प्रॉपर बिल लिख के लाता है लीगल प्रोसीजर्स के हिसाब से, और मैंने खरीदा सामान, मेरे से साइन करवाता है कि साइन करो उस पे और प्रॉमिस करो कि आप मेरे को 2 महीने के बाद इस डेट पर पैसे दे दोगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। तो जब मैं इस तरह का प्रॉपर बिल साइन कर देता हूं, उसका एक्सेप्ट कर लेता हूं उसको कि हाँ मैं इस डेट को आपके पैसे दे दूंगा, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। पैसे तो मुझे वैसे पहले भी देने थे और पैसे मुझे अब भी देने, बट पहले मैंने वर्बल प्रॉमिस किया हुआ था, बिल ऑफ एक्सचेंज में समझ लो कि मैंने प्रॉपर राइटिंग में एक्सेप्ट कर लिया। और बहुत बातें बिल ऑफ एक्सचेंज पे कभी बाद में बताऊंगा, अभी ब्रीफ में समझ लो। तो लायबिलिटी वो भी थी, लायबिलिटी ये भी है। तो एक लायबिलिटी घट गई, ऐसा टेक्निकली क्रेडिटर की फिगर कम होकर बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी एक लायबिलिटी है, उसकी फिगर बढ़ जाएगी। बात हुई। अब बोलो सर तो सिर्फ नाम ही बदला, प्रैक्टिकली यस, इतना ही हुआ है। क्रेडिटर की जगह नाम बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, पैसे क्रेडिटर में भी देने थे, पैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी देने हैं। अल्टीमेटली मेरी नीयत साफ है तो मैंने पैसे देने ही है, बात खत्म, बस इतना है। तो कहने का मतलब है जब अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करोगे बहुत मजा आएगा, इक्वेशन मैच कर करके बार बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये दोनों एस्पेक्ट्स आएंगे जो यहां पे बताए हुए हैं, लेकिन कई बार सेम साइड की भी ट्रांजैक्शंस होंगी। बस यही एक इसके अंदर थोड़ा सा एक थ्योरी समझ लो, एक बेस देना था। अब अगली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब मोर देन 2 आइटम्स हो, यानी कि जब कोई हम ऐसी ट्रांजैक्शन करें जिसमें प्रॉफिट लॉस का कुछ चक्कर हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। ठीक है, थैंक यू।